हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हम लोग बातें कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट की नहीं कह सकते, चैप्टर वाइज सामान्य जानकारी के अध्यायवार सॉल्व पेपर का और ये लेटेस्ट यानी कि अपडेट जो आया है, ठीक है, तो उसको हम देख रहे थे। इसमें अगर हम बात करें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, तो ये सब हो चुका है। आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन जितने भी अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे गए हैं वो सभी दिए गए हैं और उससे संबंधित चीज़ें जो है नीचे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके भी दिया है, तो उसको भी देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका भरपूर फ़ायदा आपको जो है एग्ज़ाम में मिल पाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। बीच में छोड़ देंगे आधा अधूरा देख के, तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो पहले भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है। अब ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो किस सीमा के अंतर्गत आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, या फिर मध्य प्रदेश सीमा, या फिर नेपाल सीमा, या फिर उत्तराखंड सीमा। 2019 के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश सीमा के पास लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, विस्तार से देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्य के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। कौन कौन सी लगती हैं, तो उसमें जान लीजिए, इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये 11 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से टच करते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जनपद हैं, 2 संभाग, और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जनपद हैं, उसमें 3 संभाग में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के फैले क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। झांसी संभाग में बात करें तो झांसी, ललितपुर और जालौन आता है। चित्रकूट संभाग में देखें तो इसका मुख्यालय बांदा है, और यहाँ इसमें जो है चित्रकूट, बांदा और महोबा और हमीरपुर जिले आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अब नहीं करता, ये भी लोअर के पेपर में ही आया था क्वेश्चन 2019 के। इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। सीतापुर जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। बाकी इसमें पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज। अब यूँ तो अगर हम बात करते हैं कौन कौन से देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो टोटल 7 जिले हैं। उन जिलों को हम देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का सीतापुर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। सीतापुर अगर हम बात करें तो लखनऊ के बगल से निकला हुआ है, ठीक है। नेपाल का भारत का पड़ोसी देश है जो 560 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब इसमें टोटल 7 जिले सीमा साझा करते हैं। उसमें से पहला आता है सिद्धार्थनगर, दूसरा बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो बिहार पर स्थित है, बिहार की सीमा पर, तो वह है जिला बलिया, ठीक है। बलिया जिला याद रखिएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का बलिया जिला जो है बिहार की सीमा टच करता है, और उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 यानी कि उसमें से 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के साथ भी लगती है, जो जान लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी आता है। तो ये टोटल 9 हो जाते हैं। राज्यों की बात करेंगे तो 8 होगा, टोटल मिलाएंगे तो 9 हो जाएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो है दिल्ली। तो इतने राज्यों के साथ जो है उत्तर प्रदेश का सीमा साझा होता है, जिसमें बिहार राज्य के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले टच करते हैं। जो दक्षिण से उत्तर की तरफ अगर देखें तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसमें से बताना है कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वही हो जाएगा ऑब्वियसली बी पार्ट, नेपाल जो है सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ कितने ज़िले मिलते हैं, तो 7 जिले मिलते हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। पीलीभीत,
लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इनमें से हो जाएगा हरदोई। ठीक है, हरदोई जिला है जो कि किसी अन्य देश या राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरदोई जिला अगर बात करें तो किसी सीमा देश के साथ या अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरदोई के पूर्व में सीतापुर जिला है, पश्चिम में फर्रुखाबाद है, उत्तर में लखीमपुर खीरी है, शाहजहाँपुर है और दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन में इसका मैंने बताया था, टोटल मध्य प्रदेश से 11 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। अब इनमें से बताइए कौन सा जिला जो है सीमा साझा नहीं करता मध्य प्रदेश के साथ? तो इसमें अगर हम देखें तो इलाहाबाद साझा करता है, मिर्ज़ापुर भी साझा करता है, इटावा भी साझा करता है, लेकिन अलीगढ़ जो है ये सीमा साझा नहीं करता। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ जो है सीमा साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों से को स्पर्श करती है और बताना कि कौन सा राज्य इनमें से जो है शामिल नहीं है, कौन सा राज्य है? तो वो इसमें अगर देखा जाए तो उड़ीसा बहुत दूर है उत्तर प्रदेश से, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्यों से, और कुल 9 हैं टोटल, उसमें से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात हो चुका है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड आते हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या पूछा गया है, तो टोटल कितने हैं? 75 जिले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो 18 मंडल है, राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो टोटल अगर हम देखेंगे इसमें तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 राज्यों को स्पर्श करती है। राज्य के बारे में बात किया गया है। ठीक है, टोटल अगर कुल पूछा जाए तो कुल में फिर 1 केंद्र शासित प्रदेश भी जुड़ जाता तो टोटल 9 हो जाता। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगी हुई हैं? अब इसमें एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी छोड़कर लिखा हुआ है, यानी कि तब टोटल हो जाएगा 8। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 8 राज्यों से सीमाएँ लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है इनमें से, यानी कि जिला कौन सा है ये बताना, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। तो वो जिला का नाम है संत रविदास नगर, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संत रविदास नगर का, या इसको भदोही नाम से भी जानते हैं, इसके क्षेत्रफल है 1015 किलोमीटर। गौतम बुद्ध का 1442 वर्ग किलोमीटर, हाथरस का 1840 किलोमीटर, कन्नौज का 2093 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी पार्ट, चौथा स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चौथा स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या के मामले में पहला स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान जो आएगा वो राजस्थान प्रथम है, मध्य प्रदेश दूसरा है, महाराष्ट्र तृतीय है और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ठीक है, भारत में। तो देखिए इसके ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इनमें से कौन सा राज्य जो है वो पड़ोसी राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? तो वो है उत्तर प्रदेश, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है 9 राज्यों से साथ अपनी सीमा बनाता है। अब दूसरा इसमें जो चैप्टर होगा वो देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था से। पहला क्वेश्चन है इसमें UPSIDA का पूरा फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म बताना है, पूरा नाम क्या होगा? तो इसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका जो है पूरा फुल फॉर्म है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाते हैं, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि संयुक्त प्रांत कहा जाता था, और वर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसलिए प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाती है। वो पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस जो है 2018 में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इससे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो ऊपर इसके बारे में बात हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना था? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था होरमा-सजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का पद
26 जनवरी 1950 को होरमास जी फिरोज शाह मोदी ने ग्रहण किया था और ये 1 जून 1952 तक इस पद पर रहे थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी भारत और अथवा उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। विजया लक्ष्मी पंडित जो थी वो यूएन में भारत की प्रथम भारतीय महिला राजदूत बनी थी। मायावती जो थी वो उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस अथवा इसको क्रॉन्च कहते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? इनमें से तो उनका नाम क्या है ये बताना है। तो वो हो जाएंगे श्री बुर्गुला रामकृष्ण राव। बाकी इनमें से उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का पद जो उत्तर प्रदेश के चंद्रभानु गुप्ता भी बने, एचपी मोदी और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी भी बने हैं, लेकिन ये नहीं बने हैं। तो आंसर डी पार्ट आप करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी की अगर हम बात करेंगे तो ये 52 से लेकर 57 तक रहे थे और बुर्गुला रामकृष्ण राव जो थे ये 1960 से 62 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है। भानुगुप्ता की अगर हम बात करें तो ये कभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। और इसमें अगर हम बात करें तो क्या है, हाँ तो इसमें हमने गलत बता दिया, इसका राइट आंसर माफ़ करिएगा ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। श्री चंद्र भानुगुप्ता जो थे वो कभी राज्यपाल नहीं बने। बुर्गुला रामकृष्ण राव जो थे ये बन चुके हैं। बुर्गुला रामकृष्ण राव जो थे 1960 से लेकर 62 तक जो थे ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। तो आंसर आपका ए पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित हुआ है 1989 में। आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा 1989। ठीक है। अनुच्छेद अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? इनमें से तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा का जो है लोकायुक्तों का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इनका रहा था। ठीक है। जो 16 मार्च 2006 से लेकर जनवरी 2016 तक अपने पद पर ये बने रहे थे। ठीक है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्ष 2016 से अब तक संजय मिश्रा लोकायुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? इनमें से तो वो थे एन.डी. तिवारी। एन.डी. तिवारी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे थे। ठीक है। एन.डी. तिवारी जो थे तो अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे, जबकि शेष तीनों जो नाम दिए गए हैं वो राज्यपाल रह चुके हैं। राम नाईक ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो ये 2014 में बनाए गए थे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 2014। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है 1 अप्रैल 1937 को ये अस्तित्व में आया था। ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक भी जिला नहीं? उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं, इनमें से कौन सा वो बताना। तो इसमें से अगर देखें तो देहरादून उत्तराखंड का है, बाकी सारे उत्तर प्रदेश के जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो वह है उर्दू 2 राजभाषाओं में से एक है। पहली कौन है? हिंदी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करना। इनमें से अमेठी का गौरीगंज मुख्यालय। ठीक है। और अगर हम बात करें राबर्ट्सगंज कुशीनगर का पडरौना है। कौशाम्बी का वैशाली दिया जो कि गलत है। कौशाम्बी का मंझनपुर जो है होता है इसका मुख्यालय। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन में गलत दिया गया जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन से थे? तो उनका नाम था सरोजनी नायडू। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस का कब बना उत्तर प्रदेश का, ये बताना। ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना ये बताना। तो 1950 में बना था उत्तर प्रदेश। आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बारे में बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये सारस होगा अथवा इसको क्रॉन्च भी कहते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा, राज्य पक्षी बात करेंगे तो सारस अथवा क्रॉन्च, और राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प जो है पलाश अथवा ढाक अथवा टेंसू इसको कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो वो हो जाएगा सारस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? इनमें से तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बारहसिंगा, राजकीय पशु के रूप में। ठीक है। राजकीय चिन्ह जान लीजिए, एक वृत्त में 2 मछलियाँ, तीर धनुष इसका जो है राजकीय चिन्ह है। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? इनमें से तो वो है अलीगढ़। और अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में
सम्मिलित क्षेत्र जो है दिल्ली में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात और रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल और राजस्थान का भरतपुर और अलवर, ये इतने जिले जो है शामिल किए गए हैं उत्तर प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो अगर हम देखें तो इसमें तो आंसर हो जाएगा लगभग 52,000, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, याद रखिएगा। व स्वतंत्र भारत में जो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ये 1937 से लेकर 1950 तक थे जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। ब्रजभाषा बोलने वालों को घर किस क्षेत्र में आता है? तो इनका घर आता है निचली दोआब में। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर क्षेत्र की बात करें तो आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौन सिटी निचली दोआब के क्षेत्र में आता है। यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था इनमें से? तो उनका नाम हो जाएगा विशंभर दयाल, ठीक है। प्रथम लोकायुक्त थे विशंभर दयाल और ये 77 से लेकर 82 तक रहे थे। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत जो थी वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? तो ये 1976 में स्थापित हुआ था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 फरवरी 1976 को स्थापित किया गया था। 1976 का अधिनियम समय समय पर संशोधित किया गया और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन जो हुआ वो 1937 में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है संजय श्रीनिवास हैं। जलवायु के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या तो सी पार्ट हो जाएगा 9 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। और अगर हम बात करें इसमें से तो भारत में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या टोटल 15 है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जलवायु से संबंधित सिर्फ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं नदी घाटी से संबंधित। पहला क्वेश्चन देखें नदी घाटी से तो दिया गया है उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है, ठीक है। आप इसमें बताना वो कौन सा एक जो नहीं होता। वर्षाजनक है, शारदा सहायक है, रामगंगा है या फिर गंडक परियोजना। तो इसमें से अगर हम देखें आंसर की तो आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा जो कि ये नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान के लिए ये जो है प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय योजना नहीं होता। बाकी इसमें तीनों ऑप्शन जो है इसके परिप्रेक्ष्य में आता है। अब अगर देखें इसके एक्सप्लेन की तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से जो है 1973 से 74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाओं को जो है शुरुआत किया गया। उसमें थे शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरुआत किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी जो है नहर प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से जो है ये पूरी की जाएगी, ये बताना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो टिहरी बांध परियोजना जो है ये सोवियत रूस के सहयोग से पूरा किया गया। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड के राज्य के टिहरी जिले में जो है भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। और इस बांध की ऊंचाई की बात करें तो 260.5 मीटर है और वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता जो है वो 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की जो है इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन को व्यय किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यूपी की बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामगंगा बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। रामगंगा बांध का निर्माण जो हुआ था वो 1978 में धामपुर बिजनौर जिले में किया गया था। रामगंगा नदी पर ही किया गया था जो कि 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण जो है 1958 में बेतवा नदी पर किया गया था, ये ललितपुर में, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 45.72 मीटर है। तथा रिहंद बांध जो है सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है और इसकी जो है ऊंचाई कितनी है? 91.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। तो इस तरीके से इसमें अगर देखें तो रामगंगा नदी सबसे ऊंचाई ज़्यादा है 127 मीटर।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध की अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी पार्ट हो जाएगा, बेतवा नदी पर। ठीक है, परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। और अगर हम बात करें इसमें एक्सप्लेन की, तो देख लीजिए, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है और इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अब अगला क्वेश्चन होगा कृषि और पशुपालन से। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से कुछ पूछा गया था। ठीक है, अब इसमें आया था उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की मुख्य फसलें हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें, जो कि ए पार्ट में दिया गया। इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रबी की फसलों में अगर हम देखा जाए तो गेहूं, जो चना, मटर आता है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन यही है। ठीक है, प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं? तो देखिए गेहूँ, जो चना, मटर, ये 4 फसलें जो है प्रमुख फसलें होती हैं, रबी फसल होती हैं। तो आंसर इसका जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब रबी की फसलों में अगर हम देखें तो गेहूं, जो चना, मटर होता है, और इसकी अगर बुआई होती है अक्टूबर नवंबर महीने में और कटाई इसकी होती है मार्च अप्रैल महीने में। ठीक है, गेहूं, जो चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया, ये सब क्या हैं? रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? इनमें से किसको गरीब का मित्र या फसल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसके अगर हम आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, आलू को क्या कहा जाता है? गरीब का मित्र कहा जाता है। आंसर इसका होगा डी पार्ट। आलू का जो है सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। ये एक सस्ती फसल है, जिस कारण इसे गरीबों का जो है मित्र कहते हैं। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को जो है झुलसा रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो सबसे क्यों कहा जाता है गरीब की फसल, तो वो पता ही चल गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2017-18 के अनुसार, अब देखिए ये 2020 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रखता है? तो दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत के स्थान की अगर हम बात करें तो पहला स्थान आता है उत्पादन के मामले में। आंसर इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें उत्पादन मामले में तो पहला स्थान भारत था दुनिया में, जिसमें अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र का योगदान जो है पहला, दूसरा और तीसरा स्थान के रूप में आता है। अब 2021 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उसमें पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश हो गया, तीसरे पर महाराष्ट्र आते हैं। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक है, यानी कि उत्पादन भी करता है और मतलब खाने वाले, मतलब क्या बात करें कि इसमें जो है भारत में ही इसकी खपत भी ज़्यादा है, उपभोक्ता करने वाले भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। तो दाल निर्यातक के मामले में दूसरा है और उत्पादन के मामले में पहला है, उपभोक्ता के मामले में भी पहला है। याद रखिएगा तीनों चीज़ें। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जो है कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? कृषि कुंभ 2018, तो ये आयोजन हुआ है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे आयोजन हुआ था कृषि कुंभ 2018 का आयोजन। ठीक है, और इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज से जुड़े पर जो है प्रकाश डाला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान आलू के उत्पादन में पहला स्थान है। आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है और 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस भी मनाया जाता है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो कौन सा जिला है? तो वो है गाजीपुर जिला। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाजीपुर जिले में जो है केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है। और जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला की अगर हम बात करें तो वो बाराबंकी है। गाजीपुर जो है गंगा नदी के किनारे और बिहार की सीमा से लगा हुआ है। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की थी। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में अधिसूचित उत्पाद जूट बाल हैंगिंग है और यहीं पर ही जनरल कॉर्नवालिस की जो है कब्र भी यहीं पर दफन हुआ है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट हो गया गाजीपुर के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कि कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अप्रैल का पहला पखवाड़ा जो होता है वो उपयुक्त समय होता है बुआई करने का, जो कि आगरा जिले के पास जो कपास की खेती की जाती है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश जो है आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का है और बिहार जो है लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर। देखिए, गेहूं, गन्ना, आलू, दूध और कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान आता है। गेहूं, गन्ना, आलू, दूध और कुल खाद्यान्न उत्पादन। वर्तमान में उत्तर प्रदेश को चावल उत्पादन में जो है दूसरा स्थान है, पहला स्थान पर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। किसके प्रमुख उत्पादकों में से एक है, तो यहाँ पे गन्ना उत्पादन बताया, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाए। पहले स्थान पर गन्ना उत्पादन आता है उत्तर प्रदेश। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है इनमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। ये जो है महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में इसकी बुवाई होती है, इसमें जो है प्रथम स्थान जो है रखता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल में चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का आता है और गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो वही सी पार्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, इसके बारे में बात हो चुका है। अब देखिए, गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दूध, चीनी, शहद आदि के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो इतने सारे जो है चीज़ों को याद रखिएगा पहले स्थान पर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। इसमें से कौन सा है जो कि तराई क्षेत्र में उगाई जाती है और सुगंधित चावल की किस्म का नाम है वो, तो वो है काला नमक चावल। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और काला नमक चावल जो होता है ये सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। और अगर हम बात करें तो इसकी खेती बौद्ध काल से होती चली आ रही है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालय तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जानते हैं। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से किसका उत्पादक है। तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला जो है मुख्य रूप से शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, शुद्ध देसी घी, औरैया जिला, याद रखिएगा। ठीक है, ये कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें गुड़ के, तो गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या है, मुजफ्फरनगर है, और हींग का प्रमुख उत्पादक जिला हाथरस है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में जो है किसके रूप में जानते हैं, जो कि अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिसे मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो वो उसका नाम क्या है ये बताना। ठीक है, स्थानीय रूप से वहाँ जो है अमेठी ज़िले में क्या बोला जाता है उसको, तो उसको कहा जाता है सरपत। ठीक है, सरपत कहा जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सरपत या मूंज की घास के रूप में इसको जानते हैं और ये बहुवर्षीय घास है जिसे स्थानीय बोली में ये नाम इसको दिया गया है अमेठी ज़िले में। सरपत जो होती है कुश की तरह एक घास होती है जिसमें टहनियाँ नहीं होती। ठीक है, जो सजावटी सामान और उत्पाद बनाने के काम में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या फिर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती इनमें से। तो उस फसल का नाम है कपास। कपास उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से मतलब सबसे ज़्यादा उगाई नहीं जाती। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूँ हुआ, चावल है, तिलहन है, गन्ना है, जौ है, आलू है, सब उगाया जाता है। ठीक है, और कपास के उत्पादन में प्रमुख रूप से अगर देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा जो है इसकी खेती की जाती है और इसके लिए जो है काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है। तो नींबू जो है वह सहारनपुर व मेरठ जिलों में होता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, नींबू सहारनपुर व मेरठ जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना % जो है उत्तर प्रदेश पैदा करता है।
तो ये है 25 से 40%, आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश आता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है 20%, तमिलनाडु का नंबर 19.9%, कर्नाटक 10.4%, हरियाणा, पंजाब आदि राज्य आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो आमों के उत्पादक राज्य में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा, ये पहले स्थान पर, तो आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, इनमें से ये बताना है। तो अगर इनमें से देखेंगे तो आंसर इसका ये पार्ट है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बाकी वेदांगथल पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, वेदांगथल। और घटप्रभा या घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, कर्नाटक में। जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, समसपुर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है, ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है एकमात्र उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है जो कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्क करेक्ट हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क की, तो ये 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है किशनपुर अभ्यारण्य को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों और बारहसिंगा के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। तो ये अगर हम बात करें चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा जो है चंदौली में पड़ता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, चंदौली। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली जिले में पड़ता है जो कि वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण करने के लिए किया गया था। और शेरों के अलावा यहाँ पे काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय, भारतीय चिंकारा आदि अन्य जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अभी इसके बारे में ये ऊपर बात हुआ है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है इनमें से। तो इसमें से अगर हम देखें तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, चंद्रप्रभा चंदौली में। ठीक है, बाकी सारे उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापना की गया। तो ये इसका स्थापना 1974 25 नवंबर को हुआ है। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1974 में हुआ था और 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है इटावा में। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और एक है नाइट सफारी जो कि नोएडा में स्थित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है इनमें से। तो वह स्थल है अमनगढ़। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाघों के संरक्षण है 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है जो कि लखीमपुर खीरी में 1987 में बनाया गया था। दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर जिले में। ठीक है, इसकी घोषणा 2012 में की गई। तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि ये पड़ता है 2014 में जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में पड़ता है। ठीक है, और हाल ही में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि चित्रकूट में है, इसको चौथा राज्य का जो है टाइगर रिजर्व और भारत का 53वां टाइगर बाघ अभ्यारण्य जो है बनाया गया है, अधिसूचित किया गया है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला ये टाइगर रिजर्व होगा। तो इस तरीके से 4 टोटल अब हो चुके हैं। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जनगणना से संबंधित, जो कि 2011 संसद जो हुआ था उसके बारे में, उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चन को हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है लिटरेसी रेट वो है 67.68%। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पुरुषों की साक्षरता दर तो इसी में 10 जोड़ दिए 77.28 आ जाएगा। और महिला साक्षरता दर तो इसी में से 10 घटा दिए 57.18 आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा,
तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करेंगे तो इलाहाबाद में है, सबसे कम महोबा में है। तो आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? तो वो था कानपुर नगर। आंसर इसका होगा बी पार्ट। ठीक है, इस प्लेन देख लेते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिलों की बात करें तो पहले स्थान पर गौतम बुद्ध नगर आता है। 80% लोग वहाँ पे साक्षर हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर नहीं दिया गया था। दूसरे स्थान पर कानपुर नगर आता है, 79% साक्षर हैं। तो इसका इसीलिए आंसर जो हो इसमें कानपुर नगर दिया गया था। औरैया तीसरे स्थान पर आता है 78.9%। इटावा चौथे स्थान पर आता है 78.4% और गाजियाबाद 78% साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है, तो अभी ऊपर बात हुई है इलाहाबाद सबसे बड़ा है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि परसेंटेज क्या है? तो 2011 की जनगणना वृद्धि परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 20.23% है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। औसत घनत्व जन घनत्व की बात करेंगे तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। और लिंगानुपात 912 है, साक्षरता दर 67.72 है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो पहला स्थान आता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है राज्य की दृष्टि से। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 19,98,00,000 करके थी जनसंख्या 15वीं जनगणना में, अब तो और बढ़ गई होगी, लेकिन अभी फिलहाल लेटेस्ट डाटा आया नहीं, क्योंकि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, जो कि कोविड के कारण जो है हो नहीं पाई। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, लिंगानुपात की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट 912 इसका है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट 912 है। भारत का लिंगानुपात 943 है, उत्तर प्रदेश का 912 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वह है जौनपुर में। ठीक है, जौनपुर में सबसे ज़्यादा है। आजमगढ़ की बात करें तो 1019 टोटल लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाएं। देवरिया में 1017, गोरखपुर में 950 और जौनपुर में 1024। ठीक है, जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इसमें से अगर हम बात करें तो देखिए 19,98,12,341 है, जो कि किसी में नहीं दिया गया है। अप्रॉक्स अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन इसमें देखते हैं स्टार लगा हुआ है, जो कि इसमें गलती की गई थी, त्रुटि थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो टोटल अगर देखा तो 19,98,12,341 है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पक्षी जो है सारस अथवा क्रॉन्च है। और राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो एक वृत्त है, उसमें 2 मछली है और एक तीर और धनुष है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और बीच में एक बहती हुई जो है गंगा यमुना नदी है, जो कि 1938 से स्वीकृत किया गया था। 4 जनवरी 2011 से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश हो गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? अब देखिए मिलियन में पूछा गया, तो मिलियन में भी याद रखिएगा लगभग 200 मिलियन। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 200 मिलियन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, और सबसे कम वाला जनसंख्या जिला कौन सा है? तो महोबा है। सबसे अधिक जनघनत्व गाजियाबाद में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो ललितपुर में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो 77% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। जनगणना 2011 की दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 829 होगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 829। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर आता है? तो पहले स्थान पर आता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है, पाँचवें स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश का नंबर। नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है, इनमें से बताना। ठीक है, अब 4 राज्य दिया गया, इसमें से महिला साक्षरता दर किस राज्य में सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता है 57.2%, बिहार में 51.5%, राजस्थान में 52.1%, उत्तराखंड में 70%
महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 77.29% है, जो कि इसमें किसी में नहीं दिया गया है। तो यह क्वेश्चन त्रुटिपूर्वक था, इसमें अगर हम बात करें तो स्टार लगा हुआ है। तो देखिए 77.2% है लखनऊ की साक्षरता दर, और 2011 में जो है 68.71 थी। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। और अगर हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता वर्धित जिले, तो गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर है 80%। दूसरे नंबर पर कानपुर, तीसरे नंबर पर औरैया, चौथे नंबर पर इटावा का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है, और अगर हम बात करें तो इसमें भी त्रुटि दी गई थी, 829 है, लेकिन इसमें देखिए ये हो सकता है अप्रॉक्स, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, टोटल कितना है? 829 जनघनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है? तो 902 है, जो कि डी पार्ट में दिया गया है 902, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब खनिज एवं उद्योग से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय एक प्रमुख केंद्र है, और किस जिले में जो उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है? तो वह है कानपुर जिले में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कानपुर। ठीक है, कानपुर में जो है चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है, और गंगा नदी के दक्षिण तट पर जो है बसा ये नगर जो है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी के रूप में जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया। किस कला का पर्याय फर्रुखाबाद बन गया है? तो फर्रुखाबाद में हाथ की छपाई ज़्यादा होती है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाथ की छपाई। रक्त मुद्रण जो है भारत का एक प्राचीन शिल्प है, और इस कला के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में ही सीमित है। लखनऊ, बनारस, पिलखुआ और फर्रुखाबाद इस कला के कुछ प्रसिद्ध केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? आभूषण बाजार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। आंसर इसका जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिरोजाबाद का प्राचीन काल में चंदावर के नाम से जाना जाता था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से गलत सुमेलन किया गया है? ठीक है, कृत्रिम अंग निर्माण की अगर हम बात करें तो कानपुर होगा, ये सही है। कांच उद्योग फिरोजाबाद फेमस है। विद्युत परमाणु विद्युत संयंत्र जो कि लखनऊ लिखा हुआ, जो कि गलत है। परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये लखनऊ में न होकर नरौरा में है। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर में। ठीक है, तो आपका गलत इसमें बताना था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव इंजन ये कहाँ पर है? वर्ष वाराणसी में, तो सही है, तो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1994 में किया गया था। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, और यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे एसोचैम यूपी के नाम से जानते हैं, एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 1994 में किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? तो यह स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है, इसलिए एक जिला एक उत्पाद योजना को शुरुआत किया गया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब शुरुआत किया गया था? तो ये याद रखिएगा 24 जनवरी 2018 को ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर हम बात करें तो यह योजना सर्वप्रथम जापान के ओइटा के गवर्नर मोरिहिको हिरामलू ने 1975 में स्टार्ट किया था, तो वहाँ से प्रेरित है योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो ये अमेजॉन के साथ समझौता हुआ है, तो आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेजॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है विद्यमान है? तो टोटल 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से। 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य ने 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो 31 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा एक छोटा सा शहर है जो अपनी लाल मिट्टी सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो उस शहर का नाम बताना, वो कौन सा शहर है? उस शहर का नाम है चुनार। ठीक है, चुनार शहर है, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी सजावटी बर्तनों के लिए जानते हैं।
बरेली जो है उत्तर प्रदेश राज्य में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है और यह सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जो है शहर वो चूड़ियों के निर्माण के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001 अप्लिक इसमें 2008, ठीक है, प्रमाणन है, जो कि ये प्रमाणित है और किस स्तर का निकाय है जो, और ये जो है सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय निकाय है। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बंधु एवं ISO 9001 2008 प्रमाणित 3 स्तरीय यानी कि जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर निकाय है। और यह जो है 1 जनवरी 1999 से एकल विंडो प्रणाली के रूप में जो है कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य है राज्यों में व्यवसाय की स्थापना और सभी औद्योगिक अनुमोदन को पूर्ण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में किस शहर को पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है वो? तो उसका नाम हो जाएगा आंसर बी पार्ट मुरादाबाद। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद फेमस है, ठीक है। और सहारनपुर लोहे के बाट के उद्योग के लिए फेमस है। आगरा जो है मिट्टी खिलौना उद्योग के लिए फेमस है। लखनऊ में जरदोजी और चिकनकारी का काम होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा जो है बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा टिगबोई पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो ये इसकी स्थापना की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ये स्थापना हुई है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मथुरा टिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेराइट और एंडोलूसाइट उत्तर प्रदेश किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है सोनभद्र जिले में। आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिले में डोलोमाइट, बेराइट और अगर हम बात करें तो एंडोलूसाइट, पायराइट ये सब पाए जाते हैं। मिर्ज़ापुर में हीरा, एंडोलूसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन और संगमरमर आदि मिलते हैं। बांदा जिले में चाइना क्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा आदि मिलता है। प्रयागराज में पोटास और कांच बालू प्राप्त होता है। ललितपुर में अगर हम बात करें तो सोना, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, लौह और यूरेनियम और तांबा निकलता है, ठीक है। झांसी में फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, सेलखड़ी और पोटास निकलता है। अगला प्रश्न हम देखें तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए जो है विश्वविख्यात है या विश्व प्रसिद्ध है? और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर शहर विख्यात है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद फेमस है। कालीन उद्योग के लिए जो है भदोही और इत्र व सुगंध उद्योग के लिए कन्नौज फेमस है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं? और यह शहर कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। तो कांच की चूड़ियाँ के लिए बात हुई है फिरोजाबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा लखनऊ। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध? तो फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियाँ यहाँ पे निर्माण होता है, कांच के सामान। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो कौन सा शहर है, कहाँ पर स्थित है? तो ये रायबरेली में स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट रायबरेली, ठीक है, रायबरेली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो वो है ललितपुर। ललितपुर एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर तांबा प्राप्त होता है, ठीक है। और ललितपुर जिले में ही यूरेनियम के सीमित भंडारों की भी खोज की गई है। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन ताम, चीनी, जटिल नक्काशी के लिए फेमस है? तो वो स्थान है मुरादाबाद। आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा मुरादाबाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा संरचना कितनी है? तो टोटल 3 है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन सी हैं? तो वह हैं जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना की शुरुआत भी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो मथुरा है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1982 में स्थापना किया गया था और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये
मथुरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आंसर इसका होगा जो वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी, तो ये भी इसका अगेन आंसर बी पार्ट मथुरा हो जाएगा। एसोचैम उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की में बड़ी मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा नाम क्या है, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसोचैम यूपी का पूरा नाम की अगर हम बात करेंगे तो द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इसका हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। देखिए, एसोचैम यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी सहकारी सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी मध्यम छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का फुल फॉर्म की बात करें तो द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, एफडीआई इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसको कहते हैं, ये जो है शामिल नहीं होता। बाकी इसमें भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, केंद्रीय भंडारण निगम सीडब्ल्यूडी, राज्य भंडारण निगम एसडब्ल्यूसी और अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 ठीक है के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? लेटेस्ट डाटा इसका आगे होगा। अब इसको अगर हम बात करें तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं और यूपी में जो है 4 राष्ट्रीय से शोध केंद्र हैं। तो इसमें से कौन सा एक गलत है ये बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, जो 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात की गई है ये गलत है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। एक्सप्लेन देखते हैं इसका। देखिए, 5 न होकर टोटल 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं और 4 राष्ट्रीय शोध संस्थान हैं और 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ठीक है, 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं और प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है पांडिचेरी में खोला गया था 1974 में। तो अब 28 न होकर कितने हैं? 89 हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश अगर हम बात करें तो चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है इनमें से। तो आंसर इसका एक पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी के बने तालवाद ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं? तो ये अमरोहा जिले में है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अमरोहा शहर में लकड़ी से बने तालवाद ढोलक बनाने की 300 से अधिक छोटी इकाइयाँ हैं। हर साल इस उद्योग से इस जिले में जो है लगभग 48 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। दातव्य की एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा के ढोलक को चुना गया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंदाई में अपनी जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह काम मुख्य रूप से बंदाई, बिसौली, दातागंज तहसील में किया जाता रहा है। तो इसमें से बताना कि लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हो। तो स्थानीय रूप से इस काम को और किस नाम से जानते हैं ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कारबोची। स्थानीय रूप से इसको लोकल लैंग्वेज में कारबोची कहा जाता है, कसीदाकारी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों उत्पादन और निर्यात के लिए फेमस है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर भदोही जिला जो है फेमस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं इनमें से? तो वो है स्कोडा। बाकी यामा, होंडा, टाटा मोटर्स सब विनिर्माण कंपनियां हैं, उत्तर प्रदेश में स्कोडा नहीं है। ठीक है, यामा की बात करेंगे तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है, होंडा ग्रेटर नोएडा में, टाटा मोटर्स लखनऊ में विनिर्माण इकाइयाँ स्थित हैं, जबकि स्कोडा की विनिर्माण इकाई जो है महाराष्ट्र में स्थापित है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले का कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो वह है खुर्जा स्थान। आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा, खुर्जा। उत्तर प्रदेश में किस शहर को चर्म उद्योग की राजधानी कहते हैं? तो ये पहले बात हो चुकी है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, कानपुर।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वो है फिरोजाबाद। आंसर बी पार्ट करेक्ट है, इसके बारे में बात हो चुकी है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी बात हो चुका है, धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो नोएडा में। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए जो है पूरे विश्व में विख्यात है? तो वो है जलेसर। ठीक है, और जलेसर शहर जो है कास्ट बेल के लिए जो है पूरे विश्व में ख्यात प्राप्त है। जलेसर जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक टाउन है। जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए फेमस है। इसे ही कास्ट बेल्स या भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध? तो अलीगढ़ जो है तालों के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पे ताला, अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है। तो आंसर डी ऑप्शन किस में हो जाएगा। अब ऊर्जा एवं संसाधन से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वो है नरौरा, बुलंदशहर में स्थित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नरौरा जो है बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटका में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है। सारे नाभिकीय संयुक्त शक्ति संयंत्र हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? तो ये अलीगढ़ में प्रारंभ किया गया। आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा, अलीगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और अगर हम बात करें तो इस संयंत्र के निर्माण का कार्य जो है जापानी कंपनी है तोशिबा। ठीक है, तो तोशिबा के द्वारा ये किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए जो है वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये 1983 में किया गया था। आंसर इसका जो होगा बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब परिवहन से क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के जो है प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहाँ से कहाँ तक चलाने की योजना है? तो 2000 जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो ये ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग चल रही है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन था करंट अफेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा 27 सितंबर 2014 को लखनऊ मेट्रो योजना का शिलान्यास किया गया। प्रथम चरण में लखनऊ मेट्रो योजना की शुरू करने की योजना कब है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा टी पार्ट, अक्टूबर 2016 में। 2015 के पेपर में पूछा गया था। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक चलाना प्रस्तावित है? जो कि हो, हालांकि ये चल चुका है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, यूपी गेट गाजियाबाद में राजनगर विस्तार ये फैला हुआ है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो ये आगरा और नोएडा को जोड़ती है। करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब यमुना एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करेंगे तो ये 165 किलोमीटर तक 6 लेन की सड़क का निर्माण 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक निर्माण प्राधिकरण द्वारा बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बीओटी मॉडल पर इसके अंतर्गत जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा कराया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की जो है यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? तो ये 9 अगस्त 2012 को किया गया था, जो कि ये 2015 में करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ट्राइब से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो वो है तड़वी। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, तड़वी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो टोटल प्रदेश में 0.6% है। और केंद्र सरकार द्वारा 1967 में 2 जनजातियों को वर्ष 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया है। और प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की वर्तमान संख्या टोटल 12 हो गई है। जिसमें से देखते हैं कुछ जो निम्नलिखित हैं। इसमें से थारू हैं। ठीक है, थारू के अलावा इसमें थारू में अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती में पड़ते हैं। मतलब पाए जाते रहते निवास करते हैं। बुक्सा या बोक्सा जनजाति बिजनौर में है। गोंड समूह में इसमें गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड जनजाति आती हैं, जो कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में ये निवास करते हैं। चौथा है खरवार या फिर खैरवार। ये सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी में रहते हैं। सहरिया जनजात जो है ये ललितपुर में निवास करते हैं। पंखा या पनिका जनजात सोनभद्र और मिर्जापुर में निवास करते हैं। चेरो जनजात सोनभद्र और वाराणसी में निवास करते हैं। भुइया या भुनिया जनजात सोनभद्र में निवास करते हैं। पटारी जनजात सोनभद्र में, अगरिया जनजात सोनभद्र में निवास करते हैं। इसके अलावा बैगा जनजात ये भी सोनभद्र में और पहाड़िया जनजात ये भी सोनभद्र में। तो ये टोटल 12 हैं, जो कि आपको इसको याद होना चाहिए 12 के 12। ठीक है, अब उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजी और तड़वी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करती। राजी उत्तराखंड की जनजातियां हैं और तड़वी जनजाति जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं? तो वो जनजात है थारू। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थारू जनजात मुख्य रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। ये संयुक्त परिवार तथा प्रथा वाली जनजाति हैं। थारू जनजात हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। अब ऐतिहासिक स्थल से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमेटिक शहर कहा जाता है? इसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। खुर्जा को सिरेमेटिक शहर के रूप में जानते हैं। खुर्जा जो है भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के बुलंद शहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमेटिक सिटी के रूप में जानते हैं। प्रयागराज ये प्राचीन नगर गंगा और यमुना के संगम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ इसे नवाबों का शहर कहते हैं। मुंबई इसे सपनों का शहर के नाम से जानते हैं। और आगरा की बात करें तो यमुना नदी तट पर स्थित आगरा शहर ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिटी ऑफ ताज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य जो है इनमें से शामिल है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बुंदेलखंड सर्किट में बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर और महोबा ये शामिल हैं। तो आंसर इसका जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर और महोबा आदि जो है शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है और किस महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान मानते हैं ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान बलिया जिला को मानते हैं। अब बलिया जिला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे महर्षि भृगु का जन्म स्थान भी था, कर्मस्थली भी था। ये प्राचीन काल से कौशल साम्राज्य का एक भाग था। पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 को इसे अलग कर दिया गया, एक नया जिला बनाया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर जो कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने, जनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ के ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं। ठीक है, यहीं के सभी लोग ये रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। तो बलिया जिला बहुत ही फेमस, बहुत ही जो है प्रसिद्ध जिला है, याद रखिएगा। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? एक तो अगर इसमें से देखें तो विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। ठीक है, 80 घाट भी बनारस में, आगरा किला आगरा में, और विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ पे नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण रानी विक्टोरिया 25 वर्ष के शासन के काल पूरा होने के अवसर पर किया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट ये जो है दोनों वाराणसी में स्थित है। आगरा की किला आगरा में स्थित है और ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी है। अगला क्वेश्चन है रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ शहर में स्थित है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ शहर। तुर्किश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसिफुद्दौला ने 1786 में करवाया था, ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौचा दरगाह शरीफ स्थित है? तो किछौचा दरगाह शरीफ की अगर हम बात करेंगे तो ये अम्बेडकर नगर में स्थित है। आंसर इसका होगा जो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किछौचा शरीफ को प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से जानते हैं। इनका जन्म ईरान के सिमनान प्रांत में 1387 में हुआ था। इनके पिता सिमनान प्रांत के बादशाह थे और जिनकी मृत्यु 1399 में हो गई। लगभग 13 साल की उम्र में सैयद मखदूम साहब पिता की जगह राजगद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ समय अंतराल के बाद इनका राजपाट से मोह भंग हो गया और राजपाट अपने भाई को सौंपकर खुद को मानवता से जोड़ लिया। और एक बादशाह की शानो शौकत छोड़कर फकीरी के रास्ते पर चलने वाले सैयद मखदूम साहब ने लोगों की भलाई है तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अम्बेडकर नगर जिले में स्थित टांडा तहसील के किछौचा शरीफ को अपना आध्यात्मिक केंद्र बनाया। किछौचा शरीफ में आज भी उनकी दरगाह बनी हुई है एवं हर साल मुहर्रम के महीने में लाखों लोग उनकी मजार पर मन्नतें लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो कुंभ मेला की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद में लगता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम है। प्रयागराज के अलावा यहाँ 3 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? गढ़ मेला की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। गढ़ मुक्तेश्वर की बात करेंगे तो ये हापुड़ जिले में स्थित है, गंगा के किनारे स्थित है। गंगा जी का यह मंदिर है जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजित होता है और ये एक साल में सबसे अधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में सबसे ज़्यादा होता है। इलाहाबाद का कुंभ मेला देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है।
भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये मथुरा जिले में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा, मथुरा जिला। ठीक है, मथुरा जिला में स्थित है। और इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसे इसका नाम कंकाली टीला रखा गया है। 1890-91 में डॉक्टर फुहरर के नेतृत्व में खुदाई की गई थी, जिसमें भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई? तो ये किसके द्वारा निर्मित था? जौनपुर की मंदिर अटाला मस्जिद जो है वो बताना है। तो ये इब्राहिम सरकी के द्वारा निर्मित किया गया था। तो आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अटाला मस्जिद जो भारत के प्रमुख पर्यटक और आकर्षक स्थल है। अटाला मस्जिद विश्व वास्तुकला की शैली को सरकी शैली के रूप में जानते हैं। इसका निर्माण इब्राहिम सरकी के द्वारा करवाया गया था और इस शहर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। हुसैन शाह सरकी इसका अंतिम शासक था। जौनपुर का प्राचीन नाम यवनपुर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? ठीक है, बताना है इसका आंसर। जैसे कि अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो ये सब वाराणसी से है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, वाराणसी जिला। ठीक है, वाराणसी शहर को घाटों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ पे अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट इत्यादि भी स्थित है। उत्तर दिशा में राजघाट से प्रारंभ होकर दक्षिण में अस्सी घाट तक यह फैला हुआ है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो बांके बिहारी मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा वृंदावन। आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा, वृंदावन। ठीक है, बांके बिहारी मंदिर जो है मथुरा जिला के वृंदावन धाम में स्थित है और ये भारत के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण स्वामी हरदास के द्वारा करवाया गया था। सारनाथ की अगर हम बात करें तो वो बौद्ध स्थल है, बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्त के पश्चात भगवान बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है। ताजमहल आगरा में है और कैलाश मेला भी आगरा में ही लगता है। उत्तर प्रदेश किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ये वृंदावन में ही मिलेगा। आंसर ए पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पागल बाबा का मंदिर जो है एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसका निर्माण पागल बाबा के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है सारनाथ, जो कि वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक है? तो वो वाराणसी शहर के नज़दीक है। आंसर डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी शहर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ पर रखी थी? तो सारनाथ में। आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तथा कार्यविधि की नींव रखी? तो ये भी राइट आंसर इसका अगेन सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह गंगा नदी पर स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इखलास खान का रोजा यानी कि मकबरा उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बदायूं। ठीक है, नवाब इखलास खान की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे इखलास खां के रोजा के नाम से जानते हैं। मकबरे का निर्माण 1094 हिजरी सन 1690 में कराया गया। मकबरे की लंबाई 152 फुट और चौड़ाई जो है 150 फुट है। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध क्या हुआ थे? कुशीनगर में क्या किया था गौतम बुद्ध ने? तो बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये मर गए थे, तो इसीलिए जो है महत्वपूर्ण है। तो आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं बौद्ध की भाषा में महापरिनिर्वाण। ठीक है, यानी कि मोक्ष प्राप्त किया था भगवान बुद्ध ने यहाँ पर कुशीनगर में। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और यहाँ पे जो है बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप यहाँ पर बना हुआ जिसे रामभर स्तूप कहते हैं और बुद्ध की यहाँ पर अस्थियाँ रखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे जो है रामभर स्तूप है। आंसर बी डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आसफुद्दौला ने करवाया था। ठीक है, वर्ष 1784 में अवध के नवाब थे। और यहाँ पे विशाल गुंबदनुमा हाल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इमामबाड़ा में एक असली मस्जिद भी है जहाँ गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर में आंगन में 2 ऊंची मीनारें भी हैं। अब कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण तीर्थ स्थल स्थित है? तो ये स्थित है सीतापुर में नैमिषारण है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, नैमिषारण जो है तीर्थ स्थान है, सीतापुर जिले में स्थित है। गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। पुराणों महाभारत में वर्णित नैमिषारण वह पूर्ण स्थान है जहाँ पर
सहस्त्र ऋषि स्वरों के वेदव्यास शिष्य सूत ऋषि ने महाभारत तथा पुराणों की कथाएं सुनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है? तो कथक नृत्य जो हुआ है उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। और यह उत्तर भारत का जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भी है। कथक का नाम जो है कथाकारों की कहानी यानी कि कथा से जुड़ा है। इस नृत्य शैली के माध्यम से पौराणिक कहानियों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें कथावचन नर्तक कथा कहानी को शरीर की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथक के जो है 3 विशिष्ट रूप हैं जिन्हें घराना कहा जाता है, जिसमें पहला आता है लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। प्रमुख कथक नर्तक बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, गोपी किशन और बिंदादीन महाराज आदि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसमें से कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है इनमें से? तो वो कौन सी कला है उसका नाम बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, सांझी कला है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये पेट के 2022 में पेपर में पूछा गया था। सांझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई और यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है कला है। ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन बना के जो है पेट में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा कथक, जिसके बारे में बात हुई है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, जिसको जान लीजिए टोटल। पहला है कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सत्रिया नृत्य जो है असम का, और मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का। तो ये 8 टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा जो है ए पार्ट, उत्तर प्रदेश। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है? तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का जो है अध्ययन किया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो कि शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों में का हिस्सा है? तो वो हो जाएगा कथक। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कथक। अगला प्रश्न, ब्रोकेड किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है? तो ये वाराणसी की कलाकृति है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है और भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल, दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वो है पशुधन मेला। ठीक है, बटेश्वर मेले में पशुधन मेला होता है। बटेश्वर मेले का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पशुधन मेला। यह आगरा से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित बटेश्वर में हर वर्ष विशाल मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फयाज खान के द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो ये फयाज खान के द्वारा अगर हम बात करें स्थापित रंगीला घराना जो है तो ये आगरा में स्थित है। आंसर इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीत का नृत्य नाटक है? तो वो है स्वांग। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका मंचन भी नौटंकी की भांति करते हैं। स्वांग कलाकार विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भरकर आपसी संवाद और गीतों के द्वारा मनोरंजन करते हैं। हरदौल कथा विशेष रूप से किसके लोक नृत्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हैं? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो ऐसी मान्यता या परंपरा है कि ओरछा के राजा हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजनों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो वो है झूला। ठीक है, झूला जो है उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो पूरब घराना इसका दूसरा नाम है। ठीक, पूरब घराना याद रखिएगा। पूरब घराना इसका जो है दूसरा नाम है लखनऊ घराना का। ठीक है, दुमपख्त उत्तर प्रदेश के की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है और ये किसकी प्रक्रिया है? तो ये व्यंजन पकाने की एक विधि है दुमपख्त। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दुमपख्त जो है ये लखनवी व्यंजन पकाने की एक विधि है। मूलतः इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा है?
तो उसको हम कहते हैं दस्तरखान। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की जो औपचारिक परंपरा होती है उसको दस्तरखान कहा जाता है। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जानते हैं इनमें से? तो राधा का जन्म स्थान का नाम है बरसाना, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह बरसाना की थी, लेकिन इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था और यह गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध है। राधा की माँ का नाम कृतिका, पिता का नाम वृषभान था। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है? तो उस जिले का नाम क्या है? उस जिले का नाम है आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ जो है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है और इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, तो उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया आजमगढ़। और इसका कारण बात करें तो 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक, 11 विधानसभा तथा 2 लोकसभा सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बधाई कौन सी विधा है? बधाई की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड का एक लोकगीत है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो है पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य जन्म और विवाह आदि का मांगलिक अवसर पर शीतला माता की आराधना में करते हैं। लठमार होली ये कहाँ मनाई जाती है? तो ये बरसाना में मनाई जाती है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मथुरा के 2 कस्बों बरसाना और नंदगांव के बीच ये होली खेली जाती है। यहाँ पौराणिक काल से श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाएं प्रचलित है, इसी कारण वहाँ पर लठमार होली आज तक खेली जाती है। लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बरसाना। ठीक है, कौन सा गीत राधा एवं कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है इनमें से? तो उस गीत का नाम है रसिया गीत, आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये जो है प्रेम लीला रासलीला पर आधारित है, उनमें उनके संयोग और वियोग दोनों का वर्णन हुआ है। रामलीला में राम के जीवन संबंधी घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण रामलीला है। कव्वाली की बात करें तो सल्तनत काल के अमीर खुसरो ने इसको शुरू किया था। इसमें 2 पक्ष गान करते हैं, इसमें जब जवाब गीत के माध्यम से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो वो है बिरहा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बिरहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की एक परंपरा रही है। यहाँ पे कजरी, बिरहा, नकटा, झूमर, सोहनी, कराही, भरथरी, कव्वाली, रसिया, सोहर आदि लोकगीत है। टप्पा जो है पंजाब का शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला का आयोजन होता है? तो ये आगरा जिले में होता है, इसके बारे में बात हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी परंपरा 1975 में शुरुआत हुई थी। इसमें प्रदर्शनी, शिल्प बाजार आदि लगते हैं। ठीक है, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण है? तो ये दोनों जो है लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? अब ऑप्शन इधर देखिए, इसमें से बताना कि क्या रखकर जो है नृत्य करती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, तेल के दीपक रखती हैं, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चरकुला नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल होता है, जिसमें एक घूंघट वाली महिला नर्तकी सर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 दीपक रखकर नृत्य करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन राधा का जन्म हुआ है और यह नृत्य होली के दूज पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है कौन सा? उसके बारे में ऑप्शन दिया गया है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप या दिया रखकर जो है नृत्य करती हैं। तो अभी इसके बारे में ऊपर बात हुई, इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा? तो वो हो जाएगा चरकुला नृत्य के बारे में चीज़ें कह रहा है, तो आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, तो ये ब्रजभूमि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कठपुतली नाच, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी पार्ट, कठपुतली जो है ये राजस्थान से संबंधित नृत्य है। कुंभ मेला अर्ध कुंभ प्रत्येक कितने वर्ष पर लगते हैं? तो प्रत्येक 12वें और 6वें वर्ष पर लगते हैं। कुंभ मेला 12वें वर्ष पर और अर्ध कुंभ मेला 6वें वर्ष पर लगता है। इलाहाबाद में कौन सा मेला जो है इसमें से नहीं लगाया जाता है? तो वो है बैसाख मेला। ठीक है, बैसाख मेला जो है इलाहाबाद में नहीं लगाया जाता। बाकी इसमें से माघ मेला, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला सब इलाहाबाद में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे के जन्म पर। ठीक है, बच्चे के जन्म पर जो है सोहर लोकगीत गाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाने के लिए किया जाता है? तो वो होता है सोहर। ठीक है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो नृत्य है पाई डंडा नृत्य, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। और यह एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति से है। भगोरिया नृत्य जो है मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा करते हैं। भगोरिया नृत्य होली के दौरान किया जाता है जिसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। छपेली नृत्य जो दिया गया ऑप्शन में वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं चिकनकारी। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, चिकनकारी। इसकी शुरुआत की बात करें तो मुगल शासक नूरजहाँ के समय किया गया था, मुगल शासकों में से। और ये जो है सफ़ेद धागों का उपयोग करके कपड़ों पर की गई एक तरह की प्रसिद्ध कढ़ाई होती है। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वो है चिकनकारी। आंसर इसका सी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हस्तशिल्प अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ करते हैं? तो लखनऊ में करते हैं। और उत्तर प्रदेश का प्रमुख उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में किया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो वो है कजरी। ठीक है, कजरी संगीत। कजरी जो है लोक संगीत है, प्रसिद्ध लोक संगीत है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जो सावन के महीनों में गाया जाता है। कजरी गीतों में विरह के भाव का, वर्षा ऋतु का, राधा कृष्ण लीलाओं का वर्णन मिलता है। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने कौन से उपनाम से कई रागों में जो है बंदिशों की रचना की है? तो प्राण पिया उपनाम से रागों में बंदिशों की रचना की है। ठीक है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है एक? तो वो है गिद्दा नृत्य। आंसर टी ऑप्शन सही हो जाएगा। गिद्दा नृत्य की अगर हम बात करें तो पंजाब का लोक नृत्य है। अब कुछ राज्य हैं, असम के बात करें तो बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महाराज, खेल गोपाल इत्यादि जो है इसके लोक नृत्य हैं। गुजरात में गरबा और डांडिया प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर का रऊफ, हिकांत और मंदजास प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी नृत्य इत्यादि आते हैं। पंजाब में गिद्ध नृत्य या फिर भांगड़ा। कर्नाटक का यक्षगान और कुर्गा नृत्य लोकगीत जो है प्रसिद्ध हैं। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो वो रवि भगवान की पूजा की जाती है, यानी कि सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे रंग लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये मिर्ज़ापुर में मिलता है। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, मिर्ज़ापुर भारत के उत्तर प्रदेश का राज्य का शहर है, जहाँ पर प्राचीन काल से सोन नदी के तट पर लिखुनिया, भलदरियाँ, लोहरी इत्यादि 100 से अधिक पाषाणकालीन चित्रों से युक्त गुफाएं, शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जो चाक और लाल रंगों के चित्रों द्वारा निर्मित है। और ये चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और विश्वविद्यालय से पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो देखिए बीएचयू का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म, इसको हम कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में है। तो आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह एक केंद्रीय विद्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भातखंड संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। और ये जो है राय उमानाथ बल्ली एवं राजेश्वर बल्ली संयुक्त प्रांत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयासों से पंडित भातखंडे के द्वारा ये किया गया था 1926 में। ठीक है, यानी कि आज़ादी के पहले ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। और इस विश्वविद्यालय का नाम महान संगीतकार पंडित विष्णु भातखंडे के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है, जो कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो ये हुआ है चित्रकूट जिले में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना 27 सितंबर 2001 को चित्रकूट के उत्तर प्रदेश में किया गया। श्री राघवेंद्र जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को विश्वविद्यालय का आजीवन कुलाधिपति बनाया गया है और वह स्वयं एक अंधे व्यक्ति हैं। इन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो है मिशनरी को आगे बढ़ाया। महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्देश्यों में शिक्षित विकलांग व्यक्तियों के लिए प्लेसमेंट का पता लगाना, विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करके उन्हें आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके उद्देश्य रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापना की गई थी। तो आंसर इसका जो है 1916 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
लखनऊ में है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अब देख लीजिए कुछ प्रमुख संस्थान है जिसके बारे में देख लीजिए। लखनऊ में आयुर्वेद रिसर्च सेंटर है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में, भारतेंदु नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में, ठीक है। इसके अलावा संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान जिसको हम कहते हैं SPGI, ठीक है, तो ये भी लखनऊ में, और APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ये भी लखनऊ में। तो इतने सारे संस्थान और संगठन जो है लखनऊ में स्थित हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कला भवन ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बनारस में स्थित है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है, ठीक है, और यहाँ भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने 1920 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान का उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है ये इसकी स्थापना बरेली में हुई थी, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बरेली में। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है और ये बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। बरेली पास में इज्जत नगर शहर है, तो वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो औद्योगिक अविशालता विज्ञान शोध केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, तो इसकी भी स्थिति जो है लखनऊ में है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। अब इसके अलावा और कुछ प्रमुख संस्थान हैं जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में, दाल अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में, गन्ना अनुसंधान ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि मछलियों से संबंधित तो प्रयागराज में है। राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान ये कहाँ पर है, नोएडा में है, ठीक है, नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, 1916 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। BHU किस शहर में स्थित है, तो BHU स्थित है वाराणसी में, आंसर इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों के छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय अथवा क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रों को दिया जाता है, तो वो है फैशन डिजाइनिंग, इसमें नहीं दिया जाता, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में संस्कृत विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुई थी। यह लखनऊ में स्थित है। यह कलाकारों को मूर्ति सिरेमिक कला इतिहास में छात्रवृत्ति प्रदान कर प्रोत्साहन देती है और इसमें फैशन डिजाइनिंग में छात्रवृत्ति ये नहीं प्रदान की जाती इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थित नहीं है, ठीक है, तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ये जो है बुंदेलखंड में स्थित है। और इसके अलावा अगर इसमें देखें तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी स्थित है उत्तर प्रदेश में। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है, तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 1970 में हुई थी और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। 1988 में इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकतुल्लाह के नाम पर रखा गया था और अतः बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बुंदेल विश्वविद्यालय की बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 1975 में और यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में स्थित है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो मेरठ जिले में स्थित है। 1965 में इसकी स्थापना मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2002 में स्थापित गौतम विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स क्षेत्रीय केंद्र है और कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में बात हो चुकी है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 को किया गया था। यह जो है ललित कलाओं जैसे कि चित्रकला, गृह निर्माण कला, मूर्तिकला के राज्य के क्षेत्र में जो है उल्लेखनीय कार्य हेतु जो है स्थापित की गई थी इसको, ठीक है। तो इसके अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र जो है लखनऊ में 1962 में स्थापना हुई और ललित कला अकादमी भारत के गठित एक स्वायत्त संस्था है। ललित कला अकादमी की फेलोशिप को जो है ललित कला अकादमी रत्न भी कहा जाता है। भाई यह भारत में ललित कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। 1995 में सर्वप्रथम जेमिनी राय को ललित कला फेलोशिप प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का किस नाम जो है किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसका नाम क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में ये कानपुर में स्थित है। स्थापना 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1966 में किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो वो है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1966 में इसकी स्थापना कानपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किया था? तो काशी विद्यापीठ की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। आंसर जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, शिव प्रसाद गुप्ता। और अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी 1921 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास के द्वारा की गई थी। वस्तुतः इस संस्थान की स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से की गई थी, किंतु 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये जो है आगरा में स्थित है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, आगरा। ठीक है, और इनसे संबंधित कुछ संस्थान उनको जान लेते हैं। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है, गोवा में। ठीक है, और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये भी पुणे में है। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान ये वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ में एक क्षेत्रीय केंद्र है प्रिंट मेकिंग और मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य करने की सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, और वो कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो है ललित कला अकादमी। ठीक है, ललित कला अकादमी, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बीएचयू के बारे में बातें हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है रामपुर में स्थित है, रामपुर जिले में। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाए, रामपुर। कब इसकी स्थापना की गई थी? 2004 में। ठीक है, 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को जो है पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं? वो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो वो विश्वविद्यालय का नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 23 सितंबर 1887 को ही की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चित्रकूट में, और इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कानपुर में जो है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, छत्रपति साहू जी महाराज 2 विश्वविद्यालय, और लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय आदि हैं। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? शर्करा तकनीक, शर्करा मीन्स चीनी इसको कहते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में ही स्थित है। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर में है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? लखनऊ में। और नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ पर है? नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आलमबाग में स्थित है, लखनऊ में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। अब कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, और उसी क्वेश्चन को जो लेटेस्ट वाली हैं उन्हीं को देखा जाएगा। ठीक है, बाकी ज़्यादा इसमें ओल्ड देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लेटेस्ट जो करंट अफेयर होता है तो एग्जाम में करंट अफेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन लेटेस्ट पूछते हैं। ठीक है, तो उसको करंट अफेयर से कवर कर लीजिएगा इसको। हाँ, लेकिन इसमें 2022, 20, 21 वाला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया उत्तर प्रदेश में। आंसर इसका होगा डी पार्ट, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया, और कहाँ पर? रामपुर जिले में किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया कि उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु जो है कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है? तो ये लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के प्रचार के लिए जो है कन्या सुमंगला योजना शुरुआत की गई थी। तो आंसर इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। कब से स्टार्ट किया गया था? तो 25 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना। इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उसी परिवार को 15,000 रुपये दिए जाएंगे, और हर परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
योजना में लाभार्थियों को बेटी के जन्म लेने से लेकर उसके स्नातक होने तक जो है सरकार प्रोत्साहन स्वरूप 6 चरणों में कुल 15,000 रुपये का राशि प्रदान करेगी। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन इसमें देखें तो दिया गया कि उत्तर प्रदेश में किसको दूर करने है जो है सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। और अगर हम बात करें तो हौसला पोषण योजना की तर्ज के पर जो है प्रदेश के 29 जिलों में सबरी संकल्प योजना शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। सबरी संकल्प योजना के तहत महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए ऐसी महिलाएं जिनका जीवन दैनिक मजदूरी पर निर्भर है तथा उनके 2 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए 500 रुपये प्रतिमाह 6 माह हेतु जो है 3,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। 6 माह बाद नवजात बच्चे के 2 वर्ष होने तक के लिए पोषण के लिए 500 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रत्येक 6 माह पर दिया जाएगा। और इस योजना में वही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी आयु प्रसव के समय कम से कम 19 वर्ष हो तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत हो तथा उनका प्रसव संस्था का सरकारी या फिर निजी नर्सिंग में होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, 300 दिनों तक। ठीक है, एक्सप्लेन देखें तो ये 21 फरवरी 2019 को किशोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना की शुरू की गई। और किशोरी बालिका योजना 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेश करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि पीएम किसान के नाम से ज़्यादा फेमस है और इसके तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पीएम किसान मामले में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया, तो पहला स्थान प्राप्त है। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, पहला स्थान। कब शुरुआत की गई थी यह योजना, सम्मान निधि योजना, तो 24 फरवरी 2019 को शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। और इसके तहत सभी किसानों को जो है 6,000 प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है। दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है। तो दस्तक अभियान की बात करें तो जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन से संबंधित था, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2016 का है जो कि लेटेस्ट उस समय को जो क्वेश्चन था करंट अफेयर में उससे क्वेश्चन ये बना था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन देने हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो ये अखिलेश यादव के द्वारा चलाया गया था 2016 में ये। तो अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2016 का क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि अखिलेश यादव के द्वारा नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता किस हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया, तो वो था 1880। ये भी अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये भी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है। तो कौन सी कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो 12वीं जब कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तब प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2015 का है जो कि ये लगभग हो चुका है, ऐसे में ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस मतलब क्या कहते हैं कि 4-5 साल पहले के करंट अफेयर हैं जो कि पूछे नहीं जाएंगे, लेटेस्ट वाले आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कब हुआ था इनका जन्म, तो 5 जनवरी 1893 को हुआ था गोरखपुर में। ठीक है, और श्री योगानंद 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत थे। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं के प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को योग क्रिया योग उपदेश दिया और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे, तो 1857 के विद्रोह में जो है कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, तो आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और सामाजिक कारण बताए जाते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह के कुछ भारतीय नेता जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी का नेतृत्व इन्होंने किया था, कुंवर सिंह बिहार से, बहादुर शाह जफर दिल्ली और नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था, इसमें से। तो इसमें से अगर हम देखें तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, सिद्धेश्वरी देवी का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से।
बनारस में 1908 ईस्वी में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी मैनाबाई ने किया था। बचपन और युवावस्था से गुजर जाने के बाद इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इन्हें 1966 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज से। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। इन्होंने अपनी करियर में अनेक पुरस्कार जीते। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। ये पोलियो उन्मूलन, दरवाजा बंद तथा डीडीडी किसान के ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। तो ये उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बेगम हजरत महल। इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन को। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, बेगम हजरत महल। अब अगर हम बात करें तो इसमें लखनऊ में 1857 विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था। उस समय अवध की रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन को खुद संभाल लिया और समानांतर सरकार की स्थापना की। अंत में सितंबर 1858 को कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः जो है अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता थे गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं इनमें से? तो वह हैं योगी आदित्यनाथ। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब इनके बारे में थोड़ा चीज़ें जान लेते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। तो ये एक राजनेता भी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जो है, इनका नाम है अजय सिंह बिष्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म है 5 जून 1972 को पंचूर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं और हिंदू युवा वाहिनी राष्ट्रवादी प्रमुख के संस्थापक भी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरख मठ से अध्यक्ष भी हैं या थे? तो उनका नाम है श्री योगी आदित्यनाथ। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? तो उनका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, चित्तू पांडे को जाना जाता है। ठीक है, एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व इन्होंने किया था। प्रसिद्ध तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ, तो जो बनारस घराने से संबंधित है। तो वो थे पंडित किशन महाराज। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और किशन महाराज को 1973 में पद्मश्री, 1984 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 2018 में हुई थी। महादेवी कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इसमें ऑप्शन देखिए, तो इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फर्रुखाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जो है आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। ये छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में सांध्य गीत, छड़दा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, नीरजा, निहार आदि हैं। अगला क्वेश्चन, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्रह्मवर्त में स्थित था। ब्रह्मवर्त, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और जो कि अब कहाँ पड़ता है? चित्रकूट में। ठीक है, प्राचीन काल में से ब्रह्मवर्त कहा जाता है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था इनमें से? तो उनका जन्म हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद में। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब अद्यतन सामान्य यानी कि अप टू डेट जनरल नॉलेज संबंधित क्वेश्चन होगा जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। तो इसमें हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान को कहाँ से शुरुआत किया गया था? तो ये शुरुआत हुई थी इसकी गोरखपुर जिले से। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाए, गोरखपुर। ठीक है, 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है 75,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। और इस योजना की शुरुआत 1 करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों के खातों में 2,000 रुपये की पहली किस्त को डिजिटल रूप में स्थानांतरित करके की गई। 1 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत 2019-20 के अंतरिम बजट में छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि रखने वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा और यह राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 2-2 हज़ार की 3 समान किस्तों में भुगतान की जाएगी। दातव्य है कि मई 2019 में प्रधानमंत्री अध्यक्षता में संपन्न बैठक में पीएम किसान योजना के विस्तार का निर्णय लिया गया तथा 2 हेक्टेयर अधिकतम जोत की बाध्यता जो है समाप्त कर दी गई। अब सभी भूमि जोत वाले किसान इसके पात्र हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक था?
अब इसमें अगर हम देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का जो है सबसे अधिक था जीडीपी, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। 2018-19 में भी उत्तर प्रदेश में जिला प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में शीर्ष स्थान पर। 2022 में गौतम बुद्ध नगर जिले की जीडीपी जो है सबसे अधिक है 2022 में भी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में राज्य का दौरा करने वाले सकल घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पहले स्थान पर तमिलनाडु का नंबर है, कर्नाटक जो है तीसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। 2022 में भी उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है, ये याद रखिएगा लेटेस्ट डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का 2011-12 से लेकर 18-19 के बीच, अब देखिए 19 के पेपर में बना था इसलिए 18-19 का दिया गया डाटा। सकल घरेलू उत्पाद में चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर क्या थी, तो उस समय थी 11.3%, ठीक है। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन आएगा वो 2020-21 के में आएगा, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में चक्रवृद्धि ब्याज तो 10.59% है, ये याद रखिएगा डाटा। अगला क्वेश्चन 2016-17 में, अब ये भी 2019 के क्वेश्चन पूछा गया था। 2016-17 में उत्तर प्रदेश के राज्य में सकल घरेलू उत्पाद का निम्न में से कितने % हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र के द्वारा जो है योगदान दिया गया है, तो वो दिया गया था 24%, ठीक है। 24% हिस्सा योगदान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 2016 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो 43 थी, ठीक है, शिशु मृत्यु दर। और अगर हम बात करें जुलाई नमूना पंजीकरण प्रणाली 2022 के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है, 38 है। हिंदी साहित्यकार काशीनाथ सिंह को जो है 14 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के उच्चतम साहित्य पुरस्कार में सम्मानित किया गया है, और उस पुरस्कार का नाम क्या है, तो उसके अगर हम नाम की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट भारत भारती। क्या नाम है, भारत भारती, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब 2015 में शुरुआत, क्योंकि 2015 में क्वेश्चन पूछा गया तो उस तरीके से वहाँ आपका लेटेस्ट डाटा पूछा गया है। 2021 का याद रखिएगा आप लोग, 2021 का भारत भारती पुरस्कार दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के भूतपूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी 2015 का ही है। जेम्स टट ब्लैक पुरस्कार 2015 किस विदेशी उपन्यासकार ने जीता था, तो उस समय जिया हैदर रहमान ने जीता था, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ये ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 में लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी का सपा का उम्मीदवार कौन था निम्नलिखित में से, तो वो थे पूनम सिन्हा, आंसर इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, पूनम सिन्हा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश द्वारा मई 2015 में एक योजना के अंतर्गत बसों की सेवा से संबंधित जानकारी हेतु IVRS प्रणाली द्वारा किस टेलीफोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है, तो वह है 149, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा 149, और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2018 में गौतम विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित 22वें राष्ट्रीय युवा समारोह का जो है क्या था विषय, यानी कि थीम क्या था, ये बताना है, ठीक है। तो वो थीम था संकल्प से सिद्धि, आंसर जो होगा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि था, ठीक है। अब 2022 का याद रखिएगा, 12 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया, और इसका थीम था सक्षम युवा सशक्त युवा, तो ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2018 में क्वेश्चन आया था कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नामित किए जाने के बाद किसी ने जो है 22 जुलाई 2014 को पद की शपथ ली थी, तो वो थे राम नाईक, ठीक है, राम नाईक थे उस समय। लेकिन अभी देखा जाए वर्तमान में तो कौन है, वर्तमान समय में आनंदीबेन पटेल हैं, 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, और ये 24वें राज्यपाल हैं, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल संवर्धन नीति 2017 पेश की गई है। नीति राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगी, क्या बढ़ावा देगी, तो विमानन उत्तर प्रदेश सिविल विमानन संवर्धन नीति 2017 पेश की गई है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ पर जो है कौन सा बड़ा आधार IT और ITES उद्योगों के लिए जो है एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, जिसमें सॉफ्टवेयर, कैप्टिव बिजनेस और प्रोसेस आउटसोर्सिंग इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है, तो वो कौन सा है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, कौशलपूर्ण श्रमिक, आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें जो डाटा दिया गया है 2015-16 का डाटा दिया गया है, वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने % अधिक हुआ 2016-17 का, लेकिन अभी अगर हम देखें तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, 14.61% जो है अधिक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कौन हैं, तो उस समय 2016 में थे कैलाश यादव, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में कौन सा सुधार के लिए, किसके सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है? तो ये अगर हम बात करें तो विद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए जो है महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया गया है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय शिक्षा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है? तो वह है NK मेहरोत्रा। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 8 वर्ष, लेकिन अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं संजय मिश्रा। ये 2015 में थे NK मेहरोत्रा, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण व सिंचाई मंत्री कौन है? तो लोक निर्माण व सिंचाई मंत्री की अगर हम बात करेंगे तो उस समय अगर देखा जाए तो थे शिवपाल सिंह यादव। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन है लोक निर्माण मंत्री? तो वह हैं जितिन प्रसाद। और सिंचाई मंत्री की बात करेंगे तो वह हैं स्वतंत्र देव सिंह। ठीक है, कुछ विविध हैं मिसलेनियस, उनको देख लेते हैं। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। डाक कर्मयोगी पेट 2016 में आया था, डाक कर्मयोगी पोर्टल। तो इसका उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो यह हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में किया है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे कि बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आसफुद्दौला के द्वारा बनाया गया था, इसमें भूल भुलैया, इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आगरा में आयोजित करते हैं, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फरवरी महीने में करते हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्था ने मंजूरी दी है? तो वह सिडबी के द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सिडबी की बात करते हैं तो ये जो है यूपीडीआईसी में इकाई स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने वित्तीय संस्थान सिडबी ने मंजूरी दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आम का लंगड़ा हम किस्म जो है हमारे राज्य में निम्न में से किस जिले में उद्भूत मानी जाती है? कौन से जिले में पैदावारी होती है? तो लंगड़ा प्रजाति का आम जो है ये वाराणसी जिले में होते हैं, आंसर इसका जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं आम की प्रजातियाँ, उनको देख लेते हैं। संबंधित क्षेत्र, दशहरी आम जो होता है लखनऊ मलिहाबाद क्षेत्र में होता है। चौसा आम हरदोई और सहारनपुर में। अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र से होता है। केसर आम जो है जूनागढ़ गुजरात में होता है पैदावारी। और हिमसागर और किशनभोग आम जो है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। बादामी आम की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, और सफ़ेदा आम की बात करेंगे तो ये जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है आम के क्षेत्र। अब इसके अलावा और कुछ देखते हैं, जैसे कि बॉम्बे ग्रीन आम तो पंजाब में, तोतापुरी आम बेंगलुरु कर्नाटक में, नीलम आम आंध्र प्रदेश में, रसपुरी आम कर्नाटक में, मुलगोबा आम ये सेलम तमिलनाडु में पैदावारी होती है। लक्ष्मण भोग आम मालदा में पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इमाम पसंद आम ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फासली आम जो है बिहार पंजाब पश्चिम बंगाल में ये पैदावारी होती है। मनकुरद आम गोवा में। और पहाड़ी पैरा आम गुजरात में इसकी पैदावारी होती है। ठीक है, गुलाब खास आम जो है बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसकी पैदावारी है। बनराज आम गुजरात में पैदावारी है। किलचुंदन आम केरल में पैदावारी। रुमानी आम चेन्नई में पैदावारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्न में से कौन है? तो वो है पलाश, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट पलाश। ठीक है, 4 जून को ये घोषित किया गया है। देखिए राजकीय पशु की बात करेंगे बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रांच, राजकीय वृक्ष जो है अशोक, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। ठीक है, एक तीर और धनुष, और यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें से देखा जाए तो ऊपरी गंगा नदी है, आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपरी गंगा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल था। बुलंदशहर में 2005 में घोषित किया गया था। 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल को नामित किया गया, उनके नाम देख लीजिए। सरसई नवर झील इटावा का ये रामसर घोषित किया गया। समान पक्षी विहार मैनपुरी, सांडी पक्षी विहार हरदोई, समस्त पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अर्गा गोंडा, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, और सूर सरोवर झील कीथम झील जिसको कहते हैं ये आगरा में इसको जो है रामसर साइट जो घोषित किया गया है। हाल ही में हैदरपुर जो कि मुजफ्फरनगर बिजनौर में पड़ता है उत्तर प्रदेश का 10वें रामसर स्थल, और बखीरा वन्यजीव विहारण झील क्षेत्र को जो कि संत कबीर नगर में पड़ता है ये 10वें स्थल के रूप में जो है मान्यता दी गई। ठीक है, ये 9वां था और ये 10वां हुआ। अब उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर स्थल हैं, जो वर्तमान में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है कितने हैं भारत में? 75।
हैदरपुर राम स्थल जो है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश किस शहर में है? तो अटाला मस्जिद की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, जौनपुर में है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, जौनपुर में। किसने बनवाया था? तो इब्राहिम शाह सरकी, नाम याद रखिएगा, 1408 ईस्वी में इसने बनवाया था। ये सरकी राजवंश का जो है था। अगला प्रश्न, अवध राज जिसे अवध राज भी कहा जाता है, ये पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो अवध पर शासन करते हुए अवध के नवाब बोला जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, नवाब की उपाधि अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया? तो टोटल 8 जिलों को। ये 2018 के पेपर में आया था, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो वो है पेठा। आगरा का पेठा मशहूर है पूरे विश्व में, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फ़ोन नंबर पर शुरू की गई? तो 1090, याद रखिएगा 10 नंबर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। अब इस प्रकार कुछ परसेंटेज देख लेते हैं। तो हिंदू की बात करें तो 79.73% है, मुस्लिम 19.2%, सिख हैं 0.32%, ईसाई हैं 0.18%, जैन है 0.11%, बौद्ध हैं 0.10% और अन्य में 0.01% आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो धार्मिक समुदाय उनकी जनसंख्या इस तरीके से परसेंटेज है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? इनमें से तो वो भाषा है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत जो है सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, संस्कृत। अब अगला देखते हैं, तो आंसर इसमें कुछ मिलान करना है। ठीक है, किनारे बसे, गंगा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है इसमें से? तो गंगा के किनारे इसमें से अगर देखेंगे तो बिठूर शहर है। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हो? तो राप्ती के किनारे अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ। ठीक है, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? तो गोमती नदी के किनारे जौनपुर बसा शहर है, और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ बसा हुआ शहर है। तो इस तरीके से आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी हमारा संकल्प हमारा। इसका अर्थ आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, और यह किस राज्य का जो है ये वाक्य है, आदर्श वाक्य है? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का वाक्य है, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी हमें मिलान ही करना है। ठीक है, नंगा पर्वत, नंदा देवी, और इधर दिया गया है कंचनजंगा, कहाँ पर किस राज्य में पड़ता है ये बताना है। तो देखिए, नंगा पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। नंदा देवी जो पड़ता है ये उत्तराखंड राज्य में, और कंचनजंगा पड़ता है सिक्किम में। ठीक है, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड और कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया और जाना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, और अगला कौन सा वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।